हेलो एवरीवन। वेलकम बैक टू प्रीशा एसएससी अड्डा। तो जैसे कि हमने हमारी पिछली वीडियो में बात की थी मेंसुरेशन 2D के इंपॉर्टेंट कॉन्सेप्ट्स की। बट अब जैसे हमने की देखा कि जो सर्कल्स है ना वो थोड़ा सा इंपॉर्टेंट टॉपिक है क्योंकि उससे रिपीटेडली क्वेश्चंस पूछे जा रहे हैं। और क्या होता है जिससे जो थ्योरम्स वगैरह होती है ना तो उसमें ना बच्चे मिक्स हो जाते हैं। तो हमने डिसाइड किया कि एक सर्कल्स की एक अलग से वीडियो बनाते हैं जिसके अंदर हम इसके सारे इंपॉर्टेंट प्रॉपर्टीज जो भी है टर्मिनोलॉजीज है और जो भी थ्योरम्स है वो सब इसके अंदर कवर कर लेंगे। ठीक है, तो आपके पास क्या है, ये कंपाइल पीडीएफ आपको जो है अपने आपके टेलीग्राम चैनल पर मिल जाएगी। तो चलो स्टार्ट करते हैं। देखो, सबसे पहली बात हम बात करते हैं कि ऑल्दो दिस इज अ रिवीजन वीडियो, तो आई होप आपको पता होगा कि बेसिक चीजें की क्या क्या है। ठीक है, अब देखो, मान लो ये एक सर्कल है। अगर इसको हम एक कोड से डिस्टिंग्विश कर दें, ये है कोड, ठीक है, और अगर हमने इसको इससे डिस्टिंग्विश कर दिया तो हमें जो ये वाला पार्ट मिल गया इसको बोलते हैं सेगमेंट। अब सिंस ये छोटा है तो इसको बोलेंगे माइनर सेगमेंट, और ये वाला बड़ा है तो इसको क्या बोलेंगे, मेजर सेगमेंट। ठीक है, अब ये वाला जैसे मान लो ये एक सर्कल है और इसके हमने सेंटर से हमने ये दो रेडियस जो है ऐसे ड्रॉ कर दी। ठीक है, तो हमें ये वाला जो पार्ट मिला दिस इज कॉल्ड सेक्टर। ठीक है, तो देखो सेगमेंट और सेक्टर के अंदर क्या डिफरेंस है ना, कि सेगमेंट को हमने कैसे डिस्टिंग्विश किया हुआ है कि हमने उस यहाँ से एक कोड ड्रॉ कर दी और उसके पार्ट को अलग कर दिया। और सेक्टर का क्या है कि हमने दो रेडियस ड्रॉ कर दी। ठीक है, अब देखो सर्कल के अंदर है ना बेसिकली ना तीन लाइंस होती है जिसके बारे में हमें पता होना चाहिए। देखो मान लो कि ये एक सर्कल है, मान लो ये सर्कल है। ठीक है, अब जो लाइन इसको ऐसे कट कर रही है, मतलब कि जो बिल्कुल सर्कल के अंदर है और जो दोनों इसके यहाँ पे और यहाँ पे सर्कमफ्रेंस को टच कर रही है, तो ये क्या है, ये एक कोड है। ये सर्कल के बाहर नहीं जाएगी, बट जैसे कि आपको आपको इसमें दिख रहा है एक पॉइंट से ये बाहर से यहाँ से आ रही है, तो ये क्या होती है, सिकेंड। ठीक है, अब एक और लाइन होती है जो कि मान लो ये एक पॉइंट है यहाँ से सर्कल के बाहर। ठीक है, और वो सर्कल को बिल्कुल ऐसे टच करती हुई जा रही है। ठीक है, बिल्कुल ऐसे टच करती हुई जा रही है, बट उसके अंदर नहीं जा रही, सिर्फ इसके सरफेस को, इसकी सर्कमफ्रेंस को टच करती हुई जा रही है। तो इसको बोलते हैं टेंजेंट, जिसके बारे में हम आगे पढ़ेंगे। तो आई होप आपको सीकेंट और इसके बारे में डिफरेंस पता चल गया होगा, सीकेंट कोड और टेंजेंट। तो चलो अब हम बढ़ते हैं आगे। देखो, अब आगे है कोड। ये है कोड। जैसे कि मैंने पहले बताया आपको कि जो इसके सर्कमफ्रेंस को ऐसे टच कर रही है ये होगी कोर। ठीक है, अब इसका जो ये वाला पार्ट है ना, ये वाला पार्ट जो भी सर्कमफ्रेंस वाला पार्ट है इसको क्या बोलेंगे, सिर्फ इतनी चीज को क्या बोलेंगे, आर्क बोलेंगे। और इसका हमने ये वाला देखा कि अगर इसका एरिया ये वाला है तो इसको क्या बोलते हैं, सेगमेंट। हमने हमारे मेंसुरेशन 2D वाले में हमने सीखा था कि कैसे सेगमेंट का, सेक्टर का, सब चीज का एरिया निकालते हैं। अगर आपने नहीं देखा तो आप एक बार वो वाली वीडियो भी देख लो। ठीक है, अब जैसे मैंने आपको पहले बता दिया कि जो इसके बिल्कुल इसके सरफेस को टच करती जाती है वो क्या होती है, टेंजेंट। ये इसके अंदर नहीं जाएगी, ये कहीं से भी सर्कल के बाहर एक पॉइंट से स्टार्ट होगी। ठीक है, और ये बिल्कुल इसके सिर्फ सर्कमफ्रेंस को टच करती हुई जाएगी। तो चलो अब हम बढ़ते हैं। अब देखो सर्कल की ना कुछ कुछ प्रॉपर्टीज है जो कि बहुत ही बेसिक है बट हमें पता होनी चाहिए, ताकि जब हम इसके आगे क्वेश्चन सॉल्व करें ना तो हमें पता रहे कि ये हमने रिजल्ट सीधा कैसे ले आए। ऑल्दो हम इसके अंदर प्रूफ नहीं करेंगे, सिर्फ हम प्रॉपर्टीज की बात करेंगे। परपेंडिकुलर ड्रॉन फ्रॉम द सेंटर बाइसेक्ट्स द कोड। देखो सबसे पहली बात बनाएंगे हम कोड। इसने क्या बोला है कि परपेंडिकुलर ड्रॉन फ्रॉम द सेंटर। मान लो ये सर्कल का सेंटर है, यहाँ से हम एक परपेंडिकुलर ड्रॉ कर रहे हैं। तो क्या बोला है कि दिस बाइसेक्ट्स द कोड। बाइसेक्ट्स मतलब इक्वल पार्ट में बाइसेक्ट करिए, मतलब ये दोनों पार्ट जो है वो इक्वल है। इसको हम इजीली कॉन्ग्रुएंसी वाले रूल से प्रूव कर सकते हैं, बट अभी हम प्रूफ में नहीं जा रहे। इक्वल कोड्स आर इक्वल डिस्टेंट फ्रॉम द सेंटर एंड वाइस वर्सा। क्या बोला है, इक्वल कोड्स आर इक्वल डिस्टेंट फ्रॉम द सेंटर। मान लो हमें सर्कल की ना दो कोड्स दे दी, एक तो ये वाली और एक ये वाली। हमें बोल दिया कि ना ये दोनों ना इक्वल है लेंथ में। अगर ये दोनों इक्वल है ना तो इसका मतलब है कि अगर हम सेंटर से इसका डिस्टेंस देखेंगे ना तो वो भी इक्वल ही आएगा। मतलब कि ये परपेंडिकुलर होगा हमें पता है, तो ये भी क्या है, इक्वल आएगा। आई होप आपको ये वाली चीज समझ में आई होगी। और क्या बोला है, वाइस वर्सा। वाइस वर्सा का मतलब क्या है कि अभी हमें बता दिया कि कोड जो है वो दोनों इक्वल है तो वो इक्वी डिस्टेंट होगी। बट अगर हमें इन एनी केस हमें ये वाली चीज बता दी कि मान लो दो कोड्स हैं एक सर्कल के अंदर, ठीक है, और वो दोनों ना सेंटर से इक्वी डिस्टेंट है। अगर वो दोनों सेंटर से इक्वी डिस्टेंट है ना, इसका मतलब ऑटोमेटिकली वो दोनों कोड जो है वो आपस में इक्वल होगी। इसका मतलब हो गया वाइस वर्सा। बढ़ते हैं आगे। देखो क्या बोल रहा है, एंगल सबटेंडेड बाय अ कोड एट द सेंटर। एक कोड है, वो सेंटर पे जितना एंगल सबटेंड कर रही है बाय दिस इन द सेंटर इज डबल डबल द एंगल सबटेंडेड ऑन दिस सर्कमफ्रेंस ऑन द सेम साइड। इसका मतलब कि मान लो इस कोड ने यहाँ पे कोई एंगल सबटेंड किया हुआ है 2 थीटा, तो वो सर्कमफ्रेंस पे जो एंगल सबटेंड करेगी दैट विल बी थीटा।
ठीक है। आई होप आपको ये वाली चीज पता भी होगी पहले से, और अगर नहीं पता थी तो अब पता चल गई। ठीक है। एंगल सबटेंडेड बाय द डायमीटर इज अ राइट एंगल। देखो अब ये सर्कमफ्रेंस पर है, कहीं पे भी अगर सबटेंड करेगी ना, चाहे ये यहाँ पे करे, चाहे ये यहाँ पे करे, मतलब सर्कमफ्रेंस पे सेम साइड पे ये कोई भी कहीं पे भी एंगल सबटेंड करेगी ना, तो दैट विल बी थीटा, जो कि इसके सेंटर वाले का हाफ होएगा। अब क्या बोल रहा है, एंगल सबटेंडेड बाय द डायमीटर इज अ राइट एंगल। मान लो डायमीटर, डायमीटर क्या होता है, जो कि बिल्कुल सेंटर से पास हो रही है, एक कोड जो कि सेंटर से पास हो रही है उसको हमने सिर्फ एक अलग नाम दे दिया, क्या, डायमीटर। क्या बोला है, एंगल सबटेंडेड बाय द डायमीटर इज अ राइट एंगल, मतलब कि डायमीटर जो यहाँ पे एंगल सबटेंड करेगी वो क्या होएगा, राइट एंगल, मतलब कि 90 डिग्री। अब ये कहीं पे भी सबटेंड करे ये 90 डिग्री ही होएगा। ठीक है, चलो आगे बढ़ते हैं। Angles subtended by a chord or the arc on the circumference on the same side are equal। मान लो ये एक कोड है, ठीक है, मतलब कि ये कोड या फिर ये आर्क सर्कमफ्रेंस पे कहीं पे भी एंगल सबटेंड कर दिया ना, तो वो सारे इक्वल होंगे। मतलब मान लो इसने यहाँ पे एंगल सबटेंड किया, क्या, अल्फा, तो अगर ये यहाँ पे भी कोई एंगल सबटेंड करेगी ना, इसको हम ए लेट कर लेते हैं। ठीक है, ये ए, अगर ये एंगल ए है ना, तो ये वाला भी एंगल ए होएगा। अगर ये यहाँ पे भी सबटेंड करी है तो वो भी ए होएगा। अगर ये यहाँ पे भी सबटेंड कर रही है वो भी ये होगा। मतलब कि ये वाली कोड सर्कमफ्रेंस पे कहीं पे भी एंगल सबटेंड करेगी ना, तो वो सारे क्या होंगे, इक्वल होंगे। बट यहाँ पे अगर कोई सबटेंड करेगी तो वो इक्वल नहीं होगा। क्यों, क्योंकि क्या बोला है, सेम साइड पे, ठीक है, सेम साइड पे जो भी सबटेंड करेगी वो सारे इक्वल रहेंगे। इक्वल कोड सबटेंड इक्वल एंगल एट दी सेंटर। मान लो ये दोनों कोड्स हैं, ये इक्वल हैं, तो ये सेंटर पे जो भी एंगल सबटेंड करेगी वो इक्वल रहेंगे। ये वाली कोड और ये वाली कोड आपस में इक्वल है। ठीक है, तो मान लो अगर इसने यहाँ पे सेंटर पे एक एंगल क्या सबटेंड किया, बी, तो ये ए, सॉरी ए, तो ये भी क्या होगा, ए, तो मतलब ये दोनों एंगल्स क्या होंगे, आपस में इक्वल होंगे। ठीक है, ये हम इजीली कॉन्ग्रुएंसी रूल से प्रूव कर सकते हैं, बट अगर एक को प्रूव करने जाएंगे तो बहुत टाइम लगेगा। अब देखो हम बात करते हैं साइक्लिक क्वाड्रिलेटरल। देखो अब है ना, इसके अंदर दो चीज होती है क्वाड्रिलेटरल के अंदर, है ना, कि मान लो ये तो अभी हमने कर दिया कि ना इसके सर्कल के बिल्कुल बाहर बाहर हमने इसके वर्टिसेस को टच करते हुए ना, क्वाड्रिलेटरल की वर्टिसेस को टच करते हुए हमने एक सर्कल ड्रॉ कर दिया। एक केस होता है कि जब हम इसके साइड्स को टच करते हुए एक सर्कल बना देते हैं, वो भी हम आगे देखेंगे, बट अभी हम देखेंगे इसको। ठीक है, तो इसको क्या बोला जाता है, साइक्लिक क्वाड्रिलेटरल। साइक्लिक क्वाड्रिलेटरल क्यों बोला गया है, क्योंकि इसके वर्टिसेस को टच करते हुए हमने एक सर्कल बना दिया है। तो क्या बोला है, A, B, C, D are concyclic. A, B, C, D are concyclic. That is, they lie on the same circle. मतलब कि ये एक ही सर्कल पे लाई कर रहे हैं, तो इस चीज को बोला जाता है concyclic. The sum of opposite angles is 180 डिग्री। देखो इसके अंदर क्या होता है ना, कि सम ऑफ ऑपोजिट एंगल्स इज 180 डिग्री। अगर ये वाला थीटा है ना, तो ये क्या होएगा, 180 माइनस थीटा। अगर ये 180 माइनस थीटा है तो ये वाला, तो ये दोनों हो गए आपस में, इनका सम कितना होगा, 180। अगर ये वाला एंगल अल्फा है ना, तो ये वाला एंगल कितना होगा, 180 माइनस अल्फा। ठीक है, तो इसी रिजल्ट को यूज करते हुए हमारे पास क्या है, एक्सटीरियर एंगल इज इक्वल टू इंटीरियर ऑपोजिट एंगल। मान लो हमने ना इसकी ये वाली चीज चीज को एक्सटेंड कर दिया, ये वाली चीज, ठीक है, इसकी वाली लाइन को हमने एक्सटेंड कर दिया, तो यहाँ पे ये क्या है, एक्सटीरियर एंगल है। इस कोरिलेटर का एक्सटीरियर एंगल हमने इसको लेट कर लिया अल्फा। तो क्या बोला है, एक्सटीरियर एंगल इज इक्वल टू इंटीरियर ऑपोजिट एंगल, मतलब ये वाला एंगल, तो ये क्या हो जाएगा, अल्फा। अब हम देखें वाली चीज क्यों। ठीक है, तो देखो अगर ये अल्फा है तो हमें पता है कि एक लाइन पे जो एंगल होते हैं उसका सम कितना होता है, 180 डिग्री। तो ये वाली चीज कितनी आ जाएगी, 180 माइनस अल्फा। ये 180 माइनस अल्फा गया, और अभी हमने देखा कि द सम ऑफ ऑपोजिट एंगल्स इज 180। तो अगर ये 180 माइनस अल्फा है तो ये कितना होगा, अल्फा। तो ये वाला एंगल और ये वाला एंगल हमेशा इक्वल रहेगा। एक्सटीरियर एंगल इज इक्वल टू इंटीरियर ऑपोजिट एंगल। देखो ये वाली चीज क्वेश्चन में यूज होती है, क्योंकि हमें कभी कभी क्या होता है, फिगर दे देता है और हमें ना कुछ कुछ एंगल्स दे देता है, और वो पूछता है कि ना अभी आपको इस वाले एंगल का वो मेजरमेंट निकालो। ठीक है, तो हम ऐसी अगर छोटी छोटी प्रॉपर्टीज यूज करेंगे तो हमारा क्वेश्चन जल्दी सोल्व होता है। तो हम बढ़ते हैं आगे। देखो अब हमने बात की साइक्लिक क्वाड्रिलेटरल तक आ गए। अब जो इसके अंदर सबसे इंपॉर्टेंट टॉपिक है ना, दैट इज टेंजेंट। ठीक है, एग्जाम में सबसे ज्यादा क्वेश्चन जो है वो टेंजेंट टेंजेंट वाली चीज से पूछे जाते हैं। टेंजेंट इज, इसलिए मैंने इसकी थोड़ी थोड़ी प्रॉपर्टीज देखते हैं क्या है। टेंजेंट इज परपेंडिकुलर टू दी लाइन पासिंग थ्रू दी सेंटर। क्या बोला, टेंजेंट इज परपेंडिकुलर टू दी लाइन पासिंग थ्रू दी सेंटर। ये सेंटर है हमारा,
यहाँ से एक लाइन पास हो रही है, ये वाली लाइन पास हो रही है, ठीक है, तो ये क्या होगी, इसके परपेंडिकुलर होगी। अब हमें पता है कि सेंटर से सरकमफ्रेंस तक जो भी लाइन जाती है वो क्या होती है, रेडियस। तो मतलब बेसिकली जो सर्कल के सेंटर से एक लाइन जो जाएगी वो टेंजेंट के परपेंडिकुलर होगी हमेशा, क्यों, क्योंकि दैट इज द शॉर्टेस्ट डिस्टेंस, ठीक है। टेंजेंट्स ड्रॉन फ्रॉम द सेम पॉइंट आर इक्वल इन लेंथ। मान लो हमने सर्कल के बाहर एक पॉइंट ले लिया, कोई भी एक रैंडम पॉइंट ले लिया, वहां से अगर हम दो टेंजेंट्स सर्कल की तरफ ड्रॉ करते हैं ना, तो वो हमेशा इक्वल इन लेंथ रहेगी। इसको भी हम इजीली कॉन्ग्रुएंसी रूल से प्रूव कर सकते हैं, ठीक है, बट अब अभी हम प्रूफ पे नहीं जा रहे। तो देखो ये वाली चीज क्या होगी, 90 डिग्री, और ये क्या बनेगी हमारी रेडियस, ठीक है। ये क्या बन गई, रेडियस, और ये दोनों क्या है, इक्वल होगी हमेशा इन लेंथ। तो ये वाली प्रॉपर्टी याद कर लेना, क्योंकि ये ना आगे भी यूज होगी, तो आपको पता चलेगा कि ये चीज क्यों बताई गई है। अब देखो ये वाला ना कॉन्सेप्ट थोड़ा सा इंपॉर्टेंट है, क्योंकि ना ये ना क्वेश्चन पूछ लेता है कि ना कैसे एंगल बिटवीन इंटरसेक्टिंग कोड्स, ये टॉपिक का नाम है कि एंगल बिटवीन इंटरसेक्टिंग कोड्स। अब है ना हमें फाइंड करना होता है कि ना एंगल एपीसी की वैल्यू या फिर एंगल बीपीडी की वैल्यू। आई होप आपको दिख रहा होगा, देखो ये है एपी और ये है सी, ये वाला एंगल है सी, ये वाला पॉइंट है सी, ठीक है, और ये है बी। यहाँ पे ड्रॉ कर लेते हैं, इसको काम करते हैं। मान लो ये सर्कल है, ठीक है, इसकी ना हमारे पास दो कोड्स है, कौन कौन सी, एक तो है ए बी, और दूसरी है, ये है ए बी, और इसी को इंटरसेक्ट करती हुई दूसरी कोड आ गई है, कौन सी, सी डी, ठीक है। तो हमें पूछा एंगल बिटवीन इंटरसेक्टिंग कोड्स, इसका मतलब ये वाला एंगल और ये वाला एंगल, ये क्या होंगे, हमेशा इक्वल होंगे, क्यों, क्योंकि हमें पता है कि जो ऐसे ऑपोजिट एंगल्स होते हैं वो हमेशा इक्वल होते हैं, ठीक है। तो हमें फाइंड करना है, मान लो ये थीटा है, तो ये भी थीटा होगा। हमें क्या फाइंड करनी है, ए पी सी या फिर बी पी डी की वैल्यू। तो अब हम ये कैसे फाइंड करेंगे, ठीक है। तो देखो क्या होता है ना, इसके अंदर मान लो ये ना हमारा सर्कल का सेंटर है, ठीक है, तो हमें ना ए बी एक कोड है और सी डी एक कोड है, तो दोनों कोड्स के अलग अलग एक एक पॉइंट उठाएंगे। क्या, कौन कौन सी कोड्स है हमारे पास, ए बी और सी डी। तो हम पहले ए वाला उठाएंगे और यहाँ से सी वाला उठाएंगे, और हम इसको ना यहाँ पे ज्वाइन कर देंगे। हमने इसको कर दिया, सेंटर पे लाके ज्वाइन कर दिया, ठीक है। और अब उसके बाद लेंगे बी और डी, हमने इसको लिया और इसको लिया, हमने ना इसको सेंटर से ज्वाइन कर दिया, और मान लो हमने इसको नेम दे दिया, दिस इज एंगल एक्स एंड दिस इज एंगल वाई। देखो ये सारी इंफॉर्मेशन आपको क्वेश्चन में दी होगी, तभी ये वाली चीज हम यूज कर सकते हैं। एंगल एक्स और एंगल वाई हमने इसका ले लिया, ठीक है। तो एपीसी और बीपीडी की वैल्यू क्या होगी, एपीसी एंगल इक्वल्स टू एंगल बीपीडी, इनकी वैल्यू क्या होगी, हाफ ऑफ एक्स प्लस वाई। मतलब कि जो एंगल एक्स है और जो एंगल वाई है उन दोनों का सम करके उनका हाफ। हमने क्या किया है कि जो भी दोनों कोड्स है ना उनका एक एक पॉइंट उठा लिया, मतलब ए बी नहीं उठाएंगे, ए सी उठाएंगे, ए बी एक कोड है और सी डी एक कोड है, तो हमने इनके ये वाले उठा लिए, ए सी उठा लिया, इसको ज्वाइन कर दिया, और फिर बी डी उठा लिया, इसको ज्वाइन कर दिया, कहाँ पे, सेंटर पे, और फिर ये वाला लिया एक्स और ये वाला लिया वाई, तो इसकी वैल्यू कितनी आ गई, हाफ ऑफ एक्स प्लस वाई। ये वाला क्वेश्चन एग्जाम में काफी बार पूछा जाता है फिगर के थ्रू, ठीक है, तो इसीलिए आपको ये चीज यहाँ पे बताई गई है। चलो बढ़ते हैं आगे। ये वाली आपको पीडीएफ यहाँ पे सब कुछ लिखा हुआ आपको आपके टेलीग्राम चैनल पर मिल जाएगा। अब हम बात करते हैं ऑल्टरनेट सेगमेंट थ्योरम की। ये वाली थ्योरम भी काफी इंपॉर्टेंट है, क्या बोल रहा है, एंगल मेड बाय द कोड, ये कोड है, और ये है टेंजेंट, एंड टेंजेंट विल बी द सेम एज द एंगल सबटेंडेड बाय द कोड ऑन द सर्कमफ्रेंस। मतलब मान लो ये कोड है और ये टेंजेंट है, तो ये जो मिलके एक साथ जो एंगल सबटेंड कर रही है ना, वो किसके इक्वल होएगा, जो ये कोड यहाँ पे सर्कमफ्रेंस पे एंगल सबटेंड करेगी, मतलब ये इसके इक्वल होएगा, थीटा के इक्वल, ठीक है। क्या, एंगल सबटेंडेड बाय द कोड एंड द टेंजेंट विल बी इक्वल, will be same as the angle made by the chord on the circumference। जो ये circumference पे बनाएगी ये इसके इक्वल रहेगा। अब देखो मैंने जैसे आपको पहले बताया था कि अगर हम इसके बाहर एक सर्कल ड्रॉ कर दें तो वो क्या बन जाएगा, साइक्लिक क्वाड्रिलेटरल बन जाएगा। अब ये क्या बन गया, टेंजेंशियल क्वाड्रिलेटरल बन गया, कि हमने जो है एक क्वाड्रिलेटरल लिया और उसके साइड्स को टच करते हुए एक सर्कल उसके अंदर ड्रॉ कर दिया, ठीक है, तो ये क्या बन गया, टेंजेंशियल क्वाड्रिलेटरल बन गया। अब इसको टेंजेंशियल क्यों कहा गया है, देखो टेंजेंशियल के अंदर आपको एक टर्म दिख रही होगी टेंजेंट,
ठीक है। तो अगर हम देखा जाए तो यहाँ से अगर हम ये पॉइंट ए को नोटिस करें, अगर ये वाले सर्कल पे ये वाली चीज और ये वाली चीज ये से क्या बना रही है, टेंजेंट बना रही है, ठीक है, मतलब ये इसको सिर्फ इसके सरफेस को, इसकी सर्कमफेरेंस को टच करती हुई जा रही है। अगर हम डी पॉइंट से देखें तो ये वाली चीज क्या बना रही है, इसकी टेंजेंट बना रही है ये। ऐसे ही बी पॉइंट से देखें तो ये भी इसकी टेंजेंट बना रही है, तो इसलिए इसको नाम दे दिया गया है टेंजेंशियल क्वाड्रिलेटरल। ठीक है। अब ये क्या, ये बहुत ही सिमेट्रिकल फिगर रहती है, इसके अंदर है ना मोस्टली चीजें सेम रहती है। देखो कैसे, अब है ना इसके अंदर एक टाइप का क्वेश्चन आता है, हमें ना दे देता है, मान लो हम इसका यहाँ पे ये वाला पॉइंट लेट कर लेते हैं एक्स, ये वाला हमने लेट कर लिया वाई, और इसको हम एक बार लेट कर लेते हैं डब्ल्यू। ठीक है। तो ये चारों पॉइंट हो गए। अब हमें बोल देता है कि ना ए एक्स की वैल्यू है ए, इसकी डी वाई की वैल्यू है बी, सी जी की वैल्यू है सी, और बी डब्ल्यू की वैल्यू है डी। ठीक है, हमें ये बोल दिया। अब हमें बोला है कि ना इसका पेरीमीटर फाइंड करो, तो आप कहोगे कि हम कैसे फाइंड करें, हमें ना तो इसकी वैल्यू पता है ना इसकी वैल्यू पता है। तो जैसे कि हमने देखा था कि सेम पॉइंट से अगर दो टेंजेंट जो है वो सर्कल को टच कर रही है तो वो सेम सेम लेंथ की होगी। तो अगर ए एक्स ए है ना, तो ए वाई भी ए होएगा, डी वाई बी है तो डी जी भी बी होएगा। अगर सी जी सी है तो ये भी सी होएगा, और अगर बी डब्ल्यू डी है तो ये भी डी होएगा। आई होप आपको ये वाली चीज समझ में आ गई होगी, और ये वाली चीज एग्जाम में बहुत बार पूछी भी गई है। ठीक है। अब देखो एक चीज क्या बोला है हमें, ए बी प्लस सी डी इज इक्वल्स टू ए डी प्लस बी सी, ए बी प्लस सी डी इज इक्वल्स टू ए डी प्लस बी सी। इसका मतलब जो ऑपोजिट साइड है उनका जो सम है वो आपस में क्या है, ऑपोजिट साइड के सम के इक्वल है, मतलब ए बी प्लस सी डी इज इक्वल्स टू ए डी प्लस बी सी। उसके बाद क्या बोला है, एंगल ए ओ बी प्लस एंगल सी ओ बी। ये देखो, ये सेंटर लिया हमने ओ, और हमने इसको कर दिया ज्वाइन, हमने इसको ज्वाइन कर दिया। तो क्या बोला है, एंगल ए ओ बी, एंगल ए ओ बी अगर हम लेट कर लेते हैं ए, ठीक है, और सी ओ डी लेट कर लेते हैं बी, तो क्या है, ए ए प्लस बी किसके इक्वल होएगा, एंगल एओडी। एंगल एओडी कितना है, सी, और ये कितना है, डी। तो ये किसके इक्वल होएगा, एंगल सी प्लस एंगल डी, और ये क्या है, 180 के इक्वल है। हमें पता है कि पूरे सर्कल का कितना होता है, 360, तो इन दोनों का हाफ का कितना होएगा, 180। मान लो अगर हमें इन केस कभी दे दे कि बी की वैल्यू कितनी है, 110, और हमें पूछ ले कि ए की वैल्यू निकालो, तो अगर हमें प्रॉपर्टी पता है तो हम सीधा लिख देंगे 70। ठीक है, क्योंकि इनका सम जो है वो 180 के इक्वल है। अब हम चलते हैं आगे। अब देखो, जैसे कि मैंने आपको बताया था पहले वाले में कि मतलब कि अगर एक कॉमन पॉइंट है और वहां से अगर सर्कल पे हम दो टेंजेंट्स ड्रॉ करते हैं तो वो इक्वल इन लेंथ होती है। ठीक है। अब है ना कभी कभी क्या देते हैं ना, एक ऐसी फिगर दे देता है और हमें पूछता है कि ना आप है ना पेरीमीटर की, ये सॉरी ट्रायंगल का पेरीमीटर निकालो। तो कैसे निकालेंगे, देखो यहाँ से इस फिगर से आपको पता चल रहा है कि एक पॉइंट है, और यहाँ से ए बी एक टेंजेंट ड्रॉ हुई है और एक ए सी एक टेंजेंट ड्रॉ हुई है। ठीक है, बट वो दोनों सेम पॉइंट से है, तो इसका मतलब है कि ए बी और ए सी जो है वो आपस में इक्वल है। ठीक है। अगर हम देखो पहले वाले केस में, और एक चीज और देखो, तो ये वाला ये हो गया। और अगर हम सर्कल के पॉइंट ऑफ व्यू से देखें तो देखो ये एक पॉइंट है, यहाँ से ये भी एक टेंजेंट है और ये भी एक टेंजेंट है, और ये वाला पॉइंट देखें तो ये भी एक टेंजेंट है और ये भी एक टेंजेंट है। ठीक है, और ये सेम पॉइंट है तो ये दोनों इक्वल होगी। अगर हम इसको लेट कर लेते हैं ए, तो ये भी कितनी है, ए। अगर हमने इसको लेट कर लिया बी, तो ये भी कितनी है, बी। ठीक है। तो अब आपको इतनी इतनी चीज मिल गई, ये वाली और ये वाली। ठीक है। अब देखो, अब इसका इसको इसको कैसे सॉल्व कर सकते हैं हम, तो ऑल्दो हम इसके प्रूफ पे जाने नहीं वाले थे, बट एक बार जल्दी से प्रूफ कर लेते हैं। ठीक है, तो ये आ गया ए, और ये वाला हमने ले लिया बी। एक बार हम लेट कर लेते हैं इस ये वाली चीज है एक्स, ठीक है, और इसको लेट कर लेते हैं वाई। अब हमें पता है कि ए बी और ए सी जो है वो आपस में इक्वल है, तो क्या है, एक्स प्लस ए इज इक्वल्स टू वाई इज इक्वल्स टू वाई प्लस बी है। ठीक है। अब है ना यहाँ से ना वाई की वैल्यू निकाल लेते हैं, तो कितनी आएगी, एक्स प्लस ए माइनस बी इज इक्वल्स टू वाई। इसको हम है ना यहाँ पे लिख देते हैं, वाई की वैल्यू हमारे पास क्या आई है, एक्स प्लस ए माइनस बी, ये आ गई एक्स की वैल्यू। ठीक है। अब इन एनी केस आप देखो पेरीमीटर का की ट्रायंगल का पेरीमीटर क्या है, पेरीमीटर क्या होता है, सम ऑफ ऑल साइड्स। ठीक है, तो ये एक्स यहाँ से देखो प्लस ए प्लस बी और प्लस ये वाली चीज हमने लिया वाई, और वाई की क्या वैल्यू निकाली है हमने, एक्स प्लस ए माइनस बी। ठीक है, और ये वाला बी। अब देखो बी से बी कट गया, हमारे पास क्या बचा, टू टाइम्स ऑफ एक्स प्लस ए।
तो 2 टाइम्स ऑफ एक्स प्लस ए क्या दिख रहा है आपको, ए भी दिख रहा है, ठीक है, ये भी दिख रहा है, तो इसको हमने क्या लिख दिया 2 टाइम्स, विच इज इक्वल्स टू 2 टाइम्स ऑफ ए बी। ये देखो क्या लिखा है, 2 टाइम्स ऑफ ए बी, या फिर 2 टाइम्स ऑफ ए सी, या फिर इसको हम क्या लिख सकते हैं, और ए बी और ए सी आपस में इक्वल है तो इसलिए ए बी प्लस ए सी लिख सकते हैं। आई होप आपको ये वाली चीज समझ में आ गई होगी, ठीक है, ये वाला क्वेश्चन एग्जाम में पूछा जाता है इसलिए यहाँ पे कवर हुआ है, मैंने ऑल्दो इसका प्रूफ बता दिया तो ताकि आपको अच्छे से अंडरस्टैंडिंग हो जाए इस चीज की। तो इस चीज को बस याद कर लो कि अगर ऐसी सिमिलर फिगर आपको देखने को मिल जाए ना, और अगर वो ट्रायंगल का पेरीमीटर पूछ रहा है तो वो इसके जो भी एक टेंजेंट की हमें लेंथ ली होगी ना उसका डबल होगा। देखो अब क्या है, कभी कभी ना एक ये वाली ना फिगर है ना बहुत रिपीटेडली पूछी जाती है। एक सर्कल है, आपको दिख रहा होगा, ठीक है, एक सर्कल है, एक सर्कल है, उसके अंदर है ना एक क्वाड्रिलेटरल ड्रॉ कर दिया गया है। ठीक है, इसी के अंदर देख लो कि ना एक सर्कल है और उसके अंदर एक क्वाड्रिलेटरल ड्रॉ कर दिया गया है, और है ना हमने ना एक कॉमन पॉइंट से यहाँ से और यहाँ से टेंजेंट ड्रॉ की हुई है दो। देखो ये इसके वाले वर्टेक्स को टच कर रही है और ये इसके वाले वर्टेक्स को टच कर रही है, ठीक है। अब है ना हमें ना ये वाला एंगल या फिर ये वाला एंगल, हमें ना इन दोनों एंगल में से ना कोई भी एक एंगल पूछ लेता है कभी कभी, तो हम इसको कैसे इजी, मतलब कि हमारे पास डायरेक्ट फॉर्मूला है हम जो यहाँ पे देख सकते हैं। हमें क्या बताता है ना कि एक सर्कल है और उसके दो वर्टेक्स को टच करते हुए ना टेंजेंट ड्रॉ की गई है कॉमन पॉइंट से, और उन दोनों टेंजेंट के बीच का एंगल कितना है, मतलब मान लो थीटा कुछ भी है, ठीक है, तो इसकी वैल्यू क्या होगी, इसकी वैल्यू होगी 90 प्लस थीटा बाय 2, और इस वाले एंगल की वैल्यू होगी 90 माइनस थीटा बाय 2। अब इन दोनों में से वो कोई भी एंगल पूछ रहे तो हम सीधा सीधा थीटा को यूज करके हम निकाल सकते हैं, हमें कुछ कैलकुलेशन करने की जरूरत नहीं पड़ेगी। हम कर सकते हैं, देखो कि हमने सेंटर लिया, ये यहाँ से 90 डिग्री है, फिर हमें कुछ ना कुछ और इन्फॉर्मेशन दी होगी हम यूज कर सकते हैं, बट जब हमारे पास डायरेक्ट ये वाली चीज है तो हम इसको याद करके हम बिल्कुल इजीली इसको सॉल्व कर सकते हैं। देखो आपको दिख रहा होगा कि ये वाला एंगल है ना बीच में, तो ये वाला थोड़ा सा ना इसके कंपेरेटिवली बड़ा है इसलिए यहाँ पे प्लस का साइन आ रहा है, और ये वाला एंगल थोड़ा सा छोटा है इसलिए यहाँ पे माइनस का साइन आ रहा है, तो ये कितना होगा 90 प्लस थीटा बाई 2, और ये कितना होगा 90 माइनस थीटा बाई 2। बहुत इंपॉर्टेंट है, रिपीटेडली पूछा जाता है एग्जाम में। चलो बढ़ते हैं आगे। देखो नंबर ऑफ टेंजेंट्स, अब क्या है ना कि मान लो एक सर्कल है, एक सर्कल है, ठीक है, और है ना उसके बाहर एक पॉइंट है, क्या है, आउटसाइड एक पॉइंट है, तो उससे हम कितनी टेंजेंट्स ड्रॉ कर सकते हैं, हम उससे टेंजेंट्स ड्रॉ कर सकते हैं दो। देखो एक तो गई ये वाली टेंजेंट, और एक हो गई ये वाली टेंजेंट, तो हम कितनी टेंजेंट्स ड्रॉ कर सकते हैं इससे, दो टेंजेंट्स ड्रॉ कर सकते हैं, ठीक है, और ज्यादा टेंजेंट्स हम ड्रॉ नहीं कर सकते। देखो ये कोई टेंजेंट नहीं है, ये क्या हो जाएगी, सीकेंट हो जाएगी, जो इसके सर्कमफेरेंस को टच करती हुई जाएगी ना वो सिर्फ एक ही हो सकती है, वो सिर्फ दो ही हो सकती है, ठीक है। अब ये तो होगा पॉइंट आउटसाइड। अब एक हो गया पॉइंट कि बिल्कुल सर्कल के सरफेस पे है पॉइंट, ठीक है, तो यहाँ से कितनी टेंजेंट ड्रॉ कर सकते हैं, सिर्फ एक टेंजेंट ड्रॉ कर सकते हैं। और अगर हमें बोल दे कि पॉइंट क्या है इनसाइड द सर्कल, तो कितनी टेंजेंट ड्रॉ कर सकते हैं, जीरो। एक भी टेंजेंट, हम कोई भी टेंजेंट यहाँ से ड्रॉ नहीं कर सकते, ठीक है, इसके सरफेस को टच करती हुई जानी चाहिए। तो ये था, ये सिर्फ इतना सा कॉन्सेप्ट था। अब देखो, अब बोलता है नंबर ऑफ कॉमन टेंजेंट्स इन टू सर्कल्स। अब है ना हम अभी तक बात कर रहे थे एक सर्कल की, अब बात करेंगे दो सर्कल की, ठीक है, तो कितनी कॉमन टेंजेंट्स हो सकती है। देखो ये दोनों सर्कल्स हैं, ये वाला और ये वाला, इनके बीच में आपको दिख रहा होगा कि कुछ डिस्टेंस है, मान लो ये इसका सेंटर है, ये इसका सेंटर है, तो यहाँ से आपको दिख रहा होगा कि ये कुछ डिस्टेंस पे है, ठीक है, तो यहाँ से हम कितनी टेंजेंट्स शो कर सकते हैं, देखो कॉमन टेंजेंट्स, एक तो हो गया ये वाला, एक ऐसी टेंजेंट जो कि इन दोनों सर्कल्स को टच करती हुई जा रही है, ठीक है, एक हो गई ये वाली टेंजेंट, कितनी टेंजेंट होगी, दो, ठीक है, एक हो जाएगी ये वाली टेंजेंट, कौन सी हो गई, ये वाली टेंजेंट, ठीक है, और एक और हो जाएगी ये वाली टेंजेंट। तो हमने कितनी टेंजेंट शो कर ली यहाँ से, चार। अब इनके ना कुछ नाम है, ठीक है, आपको दिख रहा होगा कि एक तो जा रही है जो बिल्कुल इनके ऊपर ऊपर से जा रही है, और एक जा रही है जो कि इनके सेंटर को है ना, इनके जो सेंटर की जो जुगनेबल लाइन है उसको कट करती हुई जा रही है, तो इनके ना कुछ अलग अलग नाम है। देखो क्या, इसको तो बोलते हैं डायरेक्ट टेंजेंट, डायरेक्ट कॉमन टेंजेंट, डीसीटी, क्या बोलते हैं, डायरेक्ट। और
जो आपको दिख रही है जैसे क्रॉस करती हुई जा रही है, ठीक है, जो इनके सेंटर वाली जो लाइन है उसको टच करती हुई जा रही है, इसको बोलेंगे ट्रांसवर्स कॉमन टेंजेंट। इसको क्या बोलेंगे? ट्रांसवर्स कॉमन टेंजेंट, ठीक है। अब देखो ये एक और सर्कल है जो कि अब क्या है, इनके बीच में कोई गैप नहीं है। इनके जो सेंटर है वो बिल्कुल ऐसे, मतलब ये जो सर्कल है ये आपस में टच हुए हुए हैं, इनके बीच में कोई गैप नहीं है, यहाँ पे गैप था, ठीक है। तो यहाँ पे हम कितनी कॉमन टेंजेंट्स बना सकते हैं? देखो ये वाला क्वेश्चन ना 2 मार्क्स में इजीली पूछा जा सकता है, ठीक है, कि एक दो सर्कल है, उनके बीच में ना कुछ गैप है, ठीक है, तो बताओ हम कितने कॉमन टेंजेंट्स यहाँ से ड्रॉ कर सकते हैं? तो 4 टेंजेंट्स ड्रॉ कर सकते हैं, 2 डायरेक्ट और और 2 ट्रांसवर्स, ठीक है। अब हमें बोला कि वो दोनों सर्कल्स आपस में एक दूसरे को टच कर रहे हैं, तो वहां से हम कितनी कॉमन टेंजेंट्स ड्रॉ कर सकते हैं? तो ये दो तो डायरेक्ट हो ही जाएगी, ठीक है, और एक हो जाएगी ये 1 ट्रांसवर्स कॉमन टेंजेंट, जो कि इनके सेंटर वाली लाइन को जो है वो टच करती हुई जा रही है, ठीक है। तो यहाँ से कितनी बन रही है? 3। अब चलो देखते हैं अब आगे वाला केसेस। देखो अब जो दो सर्कल्स है ना, वो क्या है, पहले सिर्फ उसके सरफेस को आपस में टच कर रहे थे, अब क्या है, वो दोनों थोड़े से एक दूसरे के अंदर आ गए हैं, मतलब दोनों थोड़े से अंदर आ गए हैं एक दूसरे के, ठीक है। तो अब वो कितनी कॉमन टेंजेंट्स हम ड्रॉ कर सकते हैं यहाँ से? ये देखो एक ये है और तीसरा ये वाला है, तो दो तो बन गई, और तीसरी अब हम नहीं बना सकते क्योंकि कोई भी ऐसी टेंजेंट नहीं होगी जो इनके सरफेस को टच करेगी, ठीक है। तो हमारे पास क्या आ गई? 2 कॉमन टेंजेंट आ गई, और कौन सी? डायरेक्ट वाली, ठीक है। अब देखो, अब वो वाला जो छोटे वाला सर्कल है वो पूरा उसके अंदर आ गया, पूरा, सिर्फ ये वाला, सिर्फ इनका ये वाला सरफेस टच कर रहा है, तो कितनी टेंजेंट्स बना सकते हैं हम? सिर्फ एक टेंजेंट बना सकते हैं, और यहाँ पे तो कोई कॉमन टेंजेंट है ही नहीं, तो यहाँ पे तो कितनी है? 0, और यहाँ पे कितनी है? 1, ठीक है। आई होप आपको बिल्कुल अच्छे से समझ में आ गई होगी ये वाली चीज। तो क्योंकि ये वाली चीज यूज होगी इसीलिए अभी आपको बताई जा रही है, ठीक है। चलो अब हम बढ़ते हैं आगे। देखो अब क्या है ना, इसके बाद अब हमने देख लिया कि डायरेक्ट कॉमन टेंजेंट क्या होती है, ट्रांसवर्स कॉमन टेंजेंट क्या होती है। अब क्या होता है ना कि ना हमें ना इनकी लेंथ पूछता है, जो कि सबसे इंपॉर्टेंट चीज है, ठीक है। तो हमें ना इसकी लेंथ पूछ ली, मान लो ये वाली जो लेंथ, ये वाली टेंजेंट है ना हमारे पास ए बी, ये कौन सी टेंजेंट है? डायरेक्ट कॉमन टेंजेंट है, ठीक है। तो हमें ना अब है ना ए बी की लेंथ पूछ लेगा, तो हम कैसे फाइंड आउट करेंगे? देखो एक चीज याद रखना कि जो डायरेक्ट कॉमन टेंजेंट है ना उसकी लेंथ हमेशा ट्रांसवर्स कॉमन टेंजेंट से बड़ी रहती है, ठीक है। तो डायरेक्ट कॉमन टेंजेंट और ट्रांसवर्स कॉमन टेंजेंट हम दोनों की लेंथ निकाल सकते हैं, प्रूफ पे नहीं जाएंगे, ठीक है। अब देखो स्टार्ट करते हैं। ए बी का स्क्वायर, ए बी का स्क्वायर मतलब कि ए बी क्या है? टेंजेंट, ठीक है। दोनों में सिर्फ एक स्लाइड डिफरेंस है, क्या? प्लस माइनस है, ये देखो यहाँ पे क्या है? माइनस, और यहाँ पे क्या है? प्लस, बाकी दोनों बिल्कुल एग्जैक्टली सेम है। अब ये चीज मैं आपको याद करवा दूंगी कि कैसे याद करनी है। देखो अब हमें ए बी का स्क्वायर निकालना है, तो कैसे निकालेंगे? इज सॉरी, हमें टेंजेंट की लेंथ निकालनी है, तो हम कैसे निकालेंगे? ए बी का स्क्वायर मतलब कि जो टेंजेंट है उसका स्क्वायर किया, इक्वल्स टू, ये क्या है? C1 C2, C1 C2 क्या है? सेंटर, मतलब कि इनके सेंटर के बीच का जो डिस्टेंस है ना वो, मान लो इसको हम लेट कर लेते हैं ए, इसको हमने लेट कर दिया ए, तो ए बी का स्क्वायर इज इक्वल्स टू ए स्क्वायर माइनस, माइनस क्या? R1 - R2, R1 - R2 क्या है? ये है रेडियस 1, इस बड़े वाले सर्कल की रेडियस, और ये है R2, ये क्या? छोटे वाले सर्कल की रेडियस, ठीक है। इन दोनों के बीच का डिफरेंस, मतलब मान लो अगर ये 9 है और ये 4 है, तो इन दोनों के बीच का डिफरेंस कितना आ गया? 5, तो यहाँ पे क्या आ जाएगा? 5 5 जा 25, तो यहाँ पे कितना आ जाएगा? 25, ठीक है। और इन एनी केस मान लो ये जो C1 और C2 है, इन दोनों के बीच का इन दोनों के बीच में कितने का स्पेस है दोनों के सेंटर में? 8 का, तो ये कितना हो जाएगा? 8 8 जा 64, तो 64 - 25 कितना आ जाएगा? 31, तो मतलब कि √31 जो है वो टेंजेंट की लेंथ आ जाएगी हमारे पास। बट सॉरी 31 नहीं, ये कितना होगा? 9, तो कितनी आ जाएगी? 39 आ जाएगी इसकी लेंथ। ऑल्दो हम उस पे कि अभी हमारे पास एग्जैक्ट फिगर्स नहीं है, इसी अंडर रूट में आया है, बट ये एग्जैक्ट फिगर्स में भी आता है आंसर इसका, ठीक है, और ये क्वेश्चन पूछा जाता है। अब जैसे कि मैंने आपको बताया कि दोनों के बीच में कितने का सिर्फ एक छोटा सा डिफरेंस है, इन दोनों के बीच में सिर्फ एक छोटा सा डिफरेंस है, क्या? प्लस और माइनस का। उसके अंदर हमने क्या लिया था कि दोनों की रेडियस का डिफरेंस लिया था, यहाँ पे हम क्या लेंगे? दोनों की रेडियस का एडिशन लेंगे। तो हम इसको कैसे याद करें? देखो डायरेक्ट डायरेक्ट के अंदर क्या आ रहा है? डी आ रहा है, और डिफरेंस के अंदर क्या आता है? डी आता है, तो इसका मतलब रेडियस का क्या आएगा? डिफरेंस आएगा, बस आप इतना याद कर लो, डी डी,
ठीक है, डायरेक्ट के अंदर क्या आ रहा है डी, डिफरेंस के अंदर क्या आ रहा है डी। तो मतलब कि जो डायरेक्ट टेंजेंट है उसकी अगर हम लेंथ निकाल रहे हैं तो हम क्या लेंगे, रेडियस का डिफरेंस लेंगे। बस ये चीज याद कर लेना कि ए बी का स्क्वायर इज इक्वल टू जो भी दोनों के सेंटर हैं उनके बीच में हमें डिस्टेंस दिया होगा वो, और माइनस कर देंगे क्या, दोनों की रेडियस का डिफरेंस। और अगर ट्रांसवर्स की बात करें तो ट्रांसवर्स के अंदर क्या आएगा, ए बी का स्क्वायर मतलब यही जो टेंजेंट है वो इज इक्वल्स टू सी वन सी टू का स्क्वायर, मतलब कि इन दोनों के बीच में जो भी डिस्टेंस है उसका स्क्वायर, माइनस क्या करेंगे, माइनस करेंगे जो भी दोनों की रेडियस का एडिशन है। मान लो अगर ये 3 है और ये 2 है, दोनों को ऐड कर दिया तो क्या आ गया 5, तो क्या आ जाएगा यहाँ पे 25, क्योंकि यहाँ पे क्या है कि हमने क्या लिया है, एडिशन लिया है। और अगर हम इसकी बात करें तो यहाँ पे क्या करेंगे, 3 - 2 मतलब 1, 1 का स्क्वायर इज 1, तो यहाँ पे कितना आएगा 1। तो याद रखना कि डायरेक्ट डायरेक्ट की जो लेंथ है वो हमेशा ट्रांसफर से बड़ी रहती है, ठीक है। और दोनों के अंदर क्या डिफरेंस है, सिर्फ यहाँ पे नेगेटिव का डिफरेंस, यहाँ पे सिर्फ डिफरेंस का फर्क है कि यहाँ पे रेडियस का डिफरेंस ले रहे हैं। अब हम बढ़ते हैं आगे। तो अब है ना दो स्पेशल केसेस हैं। अब क्या, जैसे हमने पहले वाले केस में क्या देखा कि जो दोनों सर्कल है ना उनके बीच में कुछ डिस्टेंस था उनके सेंटर के बीच में, ठीक है। बट यहाँ पे क्या है, यहाँ पे कोई वो नहीं है। इन दोनों सर्कल, ये दोनों सर्कल्स आपस में एक दूसरे के सरफेस को टच कर रहे हैं। तो अगर इस केस में हमें ये टेंजेंट की लेंथ निकालने को बोल दे, मान लो दिस इज ए एंड दिस इज बी, तो हम कैसे फाइंड आउट करेंगे, क्या होगी डायरेक्ट टेंजेंट की लेंथ, क्या होगी, देखो, इक्वल्स टू 2 × √R1 × R2, क्या होगी 2 × √R1 × R2। क्योंकि आप एक चीज नोटिस करो ना कि इनके बीच में कोई डिफरेंस है ही नहीं, ठीक है, इनके सेंटर के बीच में कोई डिफरेंस नहीं है। सिर्फ कितना है, ये वाला R1 और ये वाला कितना है R2। तो ये वाली रेडियस और ये वाली रेडियस यही आ गई, इसीलिए यहाँ पे आएगा 2 × √R1 × R2। इसका प्रूफ भी है बट नहीं जा रहे हैं प्रूफ पे, ठीक है। सिर्फ याद कर लो कि अगर जो दोनों सर्कल्स जो है जिनका सरफेस आपस में टच कर रहा है, और अगर वहां से हम डायरेक्ट कॉमन टेंजेंट की लेंथ निकाल रहे हैं तो क्या होगी 2 × R1 × R2। और इस केस में ट्रांसवर्स टेंजेंट की लेंथ क्या होगी 0, क्योंकि देखो ट्रांसवर्स टेंजेंट क्या बनेगी, ये वाली। तो इसके आपको कोई लेंथ दिख रही है, कोई लेंथ नहीं है। और क्योंकि हमारे पास जो लेंथ होती है ना वो क्या होती है, अगर देखो हम इस वाली चीज पे जाएं तो देखो क्या लेंथ है यहाँ पे हमारे पास, ये वाली, यहाँ से लेके यहाँ पे। तो ये एक लेंथ है इसकी, कि ये इसकी यहाँ पे जो रेडियस को टच करी है और यहाँ पे जो इसको टच कर रही है, वहां पे कोई लेंथ नहीं है हमारे पास किसी चीज की। इस वाले केस में कोई इसकी लेंथ ही नहीं है, तो इसलिए यहाँ पे ये वाली चीज आई। उसके बाद देखो अब क्या है ना, मान लो कि ये जो है आपस में एक दूसरे के सरफेस को टच कर रहे हैं। अब यहाँ पे ना इन्होंने एक छोटा सा सर्कल फंसा दिया इसके डायरेक्ट कॉमन टेंजेंट के बीच में। मान लो इस वाले फिगर में आप देखो तो यहाँ पे इन्होंने छोटा सा सर्कल फंसा दिया और वो बोल दिया कि ना इसका रेडियस निकालो। तो इसका रेडियस निकालना बहुत ही आसान है, क्योंकि हमारे पास एक डायरेक्ट फॉर्मूला है, क्या, 1/√R प्लस, सॉरी, 1/√R, 1/√, 1/√R इज इक्वल्स टू 1/√R1 प्लस 1/√R2। तो ये हो गया ये वाली चीज, ठीक है। अब बढ़ते हैं आगे। हमारे पास एक लास्ट कॉन्सेप्ट है, क्या, जैसे हमने अभी पिछले वाले कॉन्सेप्ट में देखा कि ये वाली जो कोड है ये आपस में एक दूसरे को इंटरसेक्ट कर दिया, बट हमें नहीं पता कौन से एंगल पे क्या इंटरसेक्ट करिए, हमें कुछ भी नहीं पता। हमने सिर्फ इसका ये वाला पॉइंट लिया और एक बार इसको यहाँ पे किया, जैसे PA × PD = PC × PD, ठीक है। और एक बार एक चीज याद दिला देती हूँ कि अगर दो कोड जो है आपस में ऐसे इंटरसेक्ट कर रही है और हमें उसके बीच का ये वाला एंगल पूछ ले, तो हमने कैसे किया था कि इन दोनों कोड्स के पहले एक एक पॉइंट को उठाएंगे, ए को उठाया और फिर ये सी को उठाया और इसको लिया और इसको लिया। अगर ये वाला एंगल एक्स है और ये वाला एंगल वाई है, तो इसके बीच वाला एंगल ये वाला क्या आएगा, हाफ ऑफ एक्स प्लस वाई। ये जैसे एक रिवीजन पॉइंट के हिसाब से बताया मैंने आपको, ठीक है। तो चलो आगे बढ़ते हैं। तो अब ये क्या बोल रहा है कि अगर ये दोनों कोड जो है आपस में म्यूचुअली परपेंडिकुलर है, क्या मतलब कि ये ऐसे एक दूसरे को 90 डिग्री पे बाइसेक्ट कर दिया, तो जो है अब इससे एक क्या रिजल्ट है, ठीक है। मान लो ये है एक्स, ये है वाई, ये है जी और ये है डब्ल्यू, हमने एक बार ये लेट कर दिया, ठीक है। तो क्या होता है, एक्स का स्क्वायर प्लस वाई स्क्वायर प्लस डब्ल्यू का स्क्वायर प्लस जी स्क्वायर इज इक्वल्स टू किसके इक्वल होएगा, डायमीटर के स्क्वायर के इक्वल होएगा, ठीक है। डी का स्क्वायर लिख देते हैं, डी के स्क्वायर के इक्वल होगा। कभी कभी क्या होता है कि ना हमें बता देगा कि ना दो कोड्स है ना आपस में म्यूचुअली परपेंडिकुलर है, ठीक है, और इसके ना इसके चारों डायमेंशन दिए हैं। अब बताओ डायमीटर की वैल्यू क्या होगी, तो हम कैसे निकाल सकते हैं, इस वाले फॉर्मूला से सिंपली निकाल सकते हैं, ठीक है।
तो दिस इज ऑल फॉर दिस वीडियो। अगर आपको कोई भी डाउट है या आपको कोई भी क्वेरी है या आपको कोई भी स्पेसिफिक टॉपिक पर वीडियो चाहिए तो आप कमेंट सेक्शन में लिख दीजिए, और ये वाली आपको पूरी पीडीएफ जो है कंपाइल ही आपको हमारे टेलीग्राम चैनल पर मिल जाएगी। थैंक यू सो मच, जिसका लिंक डिस्क्रिप्शन में शेयर कर दिया जाएगा। अगर आपको वीडियोस पसंद आ रही है तो डू लाइक एंड सब्सक्राइब दिस चैनल।